आज लाल टाई नीली शर्ट डाल करके कहीं शादी वादी में जा रहे हैं आप। ये सवाल इसलिए है क्योंकि कभी आपको टाई में नहीं देखा है, बड़े सारे इंटरव्यू किए हैं और इस गेटअप में नहीं देखा है। देखो, आपका सवाल बड़ा वाजिब है। वो इसलिए है क्योंकि ये शादी से कम नहीं है आज का अवसर है। क्योंकि बाबा साहब ने जो हमारे समाज की गुलामी की जो बेड़ियां थी उन्होंने तोड़ी। और आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। पूरी दुनिया में बाबा साहेब का जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन सवाल एक ये है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आखिर चाहते क्या थे। क्या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के उस मार्ग पर लोग चल पा रहे हैं जिस ओर वो उनको ले जाना चाहते थे, या फिर बहुजन समाज भटक चुका है। इस सब पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जोगिंदर सिंह राय, जो कि बामसेफ के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में सब आपका। स्वागत है संसार जी। सबसे पहले मेरी तरफ से सभी देशवासियों को क्रांतिकारी जय भीम जय भारत, और उन तमाम देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि बाबा साहब का जन्मदिन जो है बड़े हर्ष और उल्लास के साथ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी खासियत आज के दिन की ये है कि ये सोशल इक्वलिटी डे के नाम पर पूरी दुनिया में लोग बड़े धूमधाम से बनाने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है, या पूरी दुनिया में इस बात का एक किस्म का ब्रांड बन गए हैं बाबा साहब इस वक्त। तो वो एक महामानव, महान समाज सुधारक थे, नारियों के मुक्तिदाता और आधुनिक भारत के निर्माता और बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज के दिन हम उनकी जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उन्होंने हमको एक हजारों सालों की गुलामी से आज़ादी आज के दिन में दी, क्योंकि उन्होंने ऐसा एक डॉक्यूमेंट लिखा जिसमें सब नागरिकों के लिए बराबर के अधिकारों की गारंटी दी। इसलिए बाबा साहब का जन्मदिन जो है इस वक्त बहुजन समाज बड़े खुशी से, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है। आज लाल टाई नीली शर्ट डाल करके कहीं शादी वादी में जा रहे हैं आप। ये सवाल इसलिए है क्योंकि कभी आपको टाई में नहीं देखा है, बड़े सारे इंटरव्यू किए हैं और इस गेटअप में नहीं देखा है। देखो, आपका सवाल बड़ा वाजिब है। वो इसलिए है क्योंकि ये शादी से कम नहीं है आज का अवसर है। क्योंकि बाबा साहब ने जो हमारे समाज की गुलामी की जो बेड़ियां थी उन्होंने तोड़ी, और उसी का ये असर है कि आज के दिन हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, टाई सूट बूट में पहनते हैं। और बाबा साहब का भी ये मिशन रहा है। उन्होंने अपने जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त की और अपने समाज को भी उन्होंने निर्देश दिया कि आप एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करो, उसके बाद आप ऑर्गेनाइज हो जाओ और अपने हकों की लड़ाई के लिए उसका प्रोटेस्ट करो, क्रांति करो। तो लेकिन वो हमेशा सूट बूट में रहे, और उससे जो विरोधी खैमा था, मनुवादी जो लोग थे, वो उनसे डरते थे। वो कहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर क्या क्रांति लाएगा, क्या समाज को बदलेगा, ये तो हर वक्त सूट बूट में रहता है। तो उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने हमारे समाज को सदा ही हीन भावना से देखा, उनको रोटी कपड़ा मकान से वंचित रखा, उनको गले में हंडी बांधी, आप लोगों ने पीठ पीछे झाड़ू बांधा, उनको बस्ती से बाहर रखा, मरे हुए जानवरों का गोश्त खिलाया, उनको अपने सुख की जीवन जीने का आपने मौका ही नहीं दिया, शिक्षा से भी बाहर रखा। तो आज समय है, तो जब मुझे ये मौका मिला है तो मैं भी अच्छे कपड़े पहनूंगा, ताकि लगे कि हम भी इंसानों का जैसे व्यवहार हमारे लोगों के साथ हो। और उन्होंने कहा है कि आदमी अच्छा हो न हो, उसके कपड़े जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, बेशक वो काबिल होना चाहिए और उच्च कोटि का विद्वान जो है होना चाहिए। इसलिए हम कपड़े पहनते हैं। और हमारे जो विरोधी खामा है उसको है बुरा लगता है, जलन होती हो तो हो, लेकिन हम समाज को भी ये कहते हैं कि आज बाबा साहब का जन्मदिन हो या उसके अलावा भी हो, आप अपने कर्मों के विचारों पे चलिए, अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्म करें। कर्म अधीन जो है पुरुष होना चाहिए, जन्मजात का इससे कोई लेना देना। साफ सुथरी सफाई रखें और अच्छे कपड़े पहने, समाज में अच्छा मतलब बन के रहे, यही सबसे बड़ी बात थी। एक चीज ये है, और दूसरी चीज ये कि आज बाबा साहेब का जन्मदिन तो है ही, इससे बड़ी खुशी बहुजन समाज के लिए मेरे ख्याल से नहीं हो सकती। लेकिन सवाल ये है कि बाबा साहेब के बताए हुए मार्ग पर, जो रास्ता उन्होंने बताया, उस रास्ते पर क्या बहुजन समाज चल पा रहा है, उसे फॉलो कर पा रहे हैं जो उन्होंने कहा है? अब देखो, ये बड़ा अहम सवाल है आपका, और आपके माध्यम से मैं जितने भी लोग व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने कहा था कि अगर हम जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वो कौम कभी इतिहास नहीं बना सकती। इसलिए इतिहास के परिपक्ष में जाना बड़ा जरूरी है। वो इसलिए जाना जरूरी है कि जब हम महापुरुषों को पढ़ेंगे
तो अपने महापुरुषों को जब हम इतिहास को जानेंगे, उनको पढ़ेंगे, फिर हमको असलियत का पता लगेगा। इसलिए मूल जो जड़ है, हमको जड़ की तरफ जाना होगा। जैसे मैं शॉर्ट एग्जांपल दे दूंगा कि महात्मा ज्योतिराव फूले को अंग्रेजों ने शिक्षा का अधिकार दिया। वो उस दौर में पैदा हुए जब पेशवाओं का राज जा रहा था और अंग्रेजों का राज आ रहा था। तो अंग्रेजी सरकार तो हमारे लिए एक किस्म का वरदान से कम नहीं थी। उसने जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं उनके लिए शिक्षा के द्वार उन्होंने खोले और मनुस्मृति के खिलाफ भी उन्होंने काम किया, उसको भी, और जितनी भी सती प्रथा थी, देवीदासी प्रथा थी, उसका विरोध किया। तो ज्योतिराव फूले का जो अधूरा मिशन था सामाजिक, राजनीतिक और शिक्षक, उसको डॉक्टर अंबेडकर ने आगे बढ़ाया। तो डॉक्टर अंबेडकर के 3 गुरु, राजनीतिक गुरु जो हैं वो ज्योतिराव फूले हैं, और सामाजिक और धार्मिक जो गुरु हैं वो हैं उनके कबीरदास और बुद्धा। तो कहने का मतलब है कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने आइडल किनको बनाया? ज्योतिराव फूले को, बुद्धा को और कबीरदास को। इसका मतलब अगर हम अंबेडकर को अपना आइडल बनाते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, शिक्षिक और सांस्कृतिक तौर पर वो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, तो वो जो उनके 3 गुरु थे वो भी हमारे लिए बड़ी अहम जगह हमारे समाज में उनकी बनती है। तो जब हम मूल पकड़ेंगे तो इसका मतलब है कि समाज को दिशा जो है, जब आप अंबेडकर को पढ़ते हैं तो आप फूले को और बुद्धा को ऑलरेडी पढ़ लेते हैं। तो जब बुद्धा को आप पढ़ते हैं तो बुद्धा ने ये कहा है कि सामाजिक क्रांति और धार्मिक क्रांति के बिना आप राजनीतिक सत्ता जो है वो प्राप्त नहीं कर सकते हो। और इसके उदाहरण इसमें भी हैं कि आप देखो कि यूरोप में जब क्रांति आई तो उस क्रांति से पहले ही वहां पर रशियन और वहां पर जो फ्रांस की क्रांति इसका उदाहरण है। अरब में जब राजनीतिक सत्ता का विकास हुआ तो हजरत मोहम्मद ने उससे पहले ही धार्मिक और वहां पर सामाजिक क्रांति कर चुके थे। अब हम महाराष्ट्र की बात करें भारत के अंदर, तो वहां जो संतों ने, मतलब महापुरुषों ने वहां समाज को बदलने की कोशिश की, उसके बाद महाराज शिवाजी की वहां पर सत्ता प्राप्त हुई। तो इसका दूसरा उदाहरण एक और भी है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत पर राजनीतिक सत्ता का विकास किया और राजनीतिक सत्ता को अपने हाथ में लिया, बुद्धा का उन्होंने अपना राष्ट्र धर्म बनाया। उससे पहले बुद्धा जो हैं वो धार्मिक और सामाजिक क्रांति कर चुके थे। तो कहने का मतलब है जब तक सामाजिक, धार्मिक, शिक्षिक और सांस्कृतिक क्रांति नहीं होगी तब तक हमारे समाज का भला नहीं होगा। सबसे बड़ी जरूरत, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम डायरेक्ट सत्ता पाएंगे और वो आर्थिक आधार पर ले लेंगे, ये संभव नहीं है। नहीं, इसी से जुड़ता हुआ सवाल है। आप शिक्षा जो नीति है उस पर भी मैं आऊँगा, क्योंकि आप उस विभाग में हैं और उससे जुड़े हुए हैं। शिक्षा नीति को कैसे देख रहे हैं? और राजनीति की आपने बात की है, जब बुद्धा की बात की है तो धार्मिक और राजनीतिक दोनों चीज़ों की बात हो रही है। शिक्षा किस तरीके से बहुजन समाज के बच्चों के पास पहुंच पा रही है, जो महंगी हो गई है, और जो राजनीतिक लोग हैं वो उसके लिए कितना काम कर पाए कि एक अच्छी शिक्षा उन लोगों को मिल पाए, उन लोगों के लिए कुछ कर पाए? देखो, शिक्षा एक 80 और 70 का 80 90 का दौर था कि शिक्षा में हमारे लोगों के लिए द्वार खुल गए, लेकिन जितनी शिक्षा हमारे लोगों को प्राप्त करनी थी वो नहीं कर पाए। 48% लोग आज भी शिक्षा से हमारे लोग वंचित हैं। 48%, 18% आबादी सारी जो है, मैं खासकर अनुसूचित जाति की कहूंगा। अगर हम पूरे बहुजन समाज की बात करें तो उनकी आबादी लगभग 80% है, लेकिन 80% में से आप लिखो कि 48% लोग जो हैं वो अनपढ़ हैं। तो आप हिसाब लग सकते हो कि शिक्षा के क्षेत्र में जो अभी हमने क्रांति करनी थी या जो अचीवमेंट, वो लेवल को अचीव करना था, वो हम अभी तक नहीं कर पाए। 50% जो है अभी भी लिटरेसी रेट से हम कम हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने एक बड़ी कामयाब बात की थी। उन्होंने कहा था कि संविधान सिर्फ आपका कानूनी परिवर्तन हो सकती है, लेकिन समाज में परिवर्तन लाने के लिए आपको शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, तब जाकर ये परिवर्तन होगा। और संविधान जो है आपको अन्याय के खिलाफ विरोध करने का अधिकार तो देता है, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन संभव हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि राजनीतिक अधिकार जब हमारे लोगों को 1935 के बाद मिल गया तो फिर हमको वोट देने का अधिकार भी मिल गया और हम इलेक्शन कंटेस्ट भी कर सकते हैं। उसमें पंच, सरपंच से लेकर एमएलए, मिनिस्टर तक हमारे लोग बने। और जब सीएम, डीएम, प्रोफेसर, मजिस्ट्रेट बने तो आर्थिक विकास भी उनका संभव हुआ, लेकिन सामाजिक क्रांति और धार्मिक क्रांति नहीं हुई, जिससे व्यवस्था परिवर्तन होती है। क्योंकि सामाजिक और धार्मिक क्रांति के कारण आज भी आपको लताड़ा जा रहा है, घोड़े पर आपको चढ़ने नहीं देते हैं, मंदिर आपको जाने नहीं देते हैं।
तो उस वजह से आपके साथ जातीय अत्याचार, जातीय भेदभाव और सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बना हुआ है। और इसका आधार जो है वो हिंदूवादी वर्ण व्यवस्था है। और हमारा लक्ष्य जो है वो है वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और जो वर्ण भेद के अंदर जिसका नाम धर्म है उसको समाप्त करके हम सामाजिक न्याय व्यवस्था, सामाजिक भाईचारा, सामाजिक लोकतंत्र और सामाजिक जो स्थिरता को कायम कर कर एक ऐसे समाज का हम निर्माण करना चाहते हैं जिसमें सबको बराबर का हक हो, बराबर की हिस्सेदारी हो। यहाँ पर सरकारें जनगणना नहीं करवा पा रही हैं। हाँ। आप ये कह रहे हैं कि बराबरी का हक मिल जाएगा और ये सरकारें दे देंगी, ये कैसे पॉसिबल है? कैसे देखो ये जनगणना कराना एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। लेकिन 1931 में जातीय आधारित जनगणना हुई है। तो 1931 में जब डॉक्टर अंबेडकर गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे तो उससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ जातीय आधारित जनगणना की है। उसके आंकड़े ओबीसी के पास 52% है, शेड्यूल्ड ट्राइब जिनको अनुसूचित जाति कहते हैं और अनुसूचित जनजाति कहते हैं उनके आंकड़े भी हैं। तब ये नाम नहीं था, ये संवैधानिक नाम जो है 1951 के बाद उनको दिए गए। लेकिन 1100 जातियां जो हैं वो अनुसूचित जाति की थी और वो सारी जातियां जो थी बहिष्कृत समाज और हिंदू धर्म से बाहर था, निकाला हुआ, जो हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं था, जिनको अनटचेबल या अछूत कहते थे। अछूत और उस वक्त बहिष्कृत समाज था या अघोषित अवर्ण कहते थे। उनकी एक सूची बनाई, उनको अनुसूचित जाति कहा गया और उसके आधार पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 आया और उसमें कम से कम शिक्षा में और रोजगार में रिजर्वेशन का प्रावधान किया। और ये सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर की वजह से ही संभव हुआ, ये मानने की बात है। जिन लोगों ने उस वक्त अपने आप को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी में नहीं लाए वो उस दायरे से बाहर रह गए। हालांकि ओबीसी जो है वो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से चौथे हिस्से में आता, उसके साथ अनटचेबिलिटी नहीं थी, छूत-छात नहीं थी, लेकिन उसको कोई भी सोशल और पॉलिटिकल राइट नहीं था। आखिरी सवाल है, समय गुजरता जा रहा है, आपको भी कहीं निकलना है। सवाल ये है कि बामसेफ कि आप जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं, कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि बहुजन समाज की अगर इस समय बात हो रही है तो बामसेफ देश के कोने कोने में जाकर के उसकी बात कर रहे हैं। आप बामसेफ के माध्यम से या बामसेफ आप लोगों के माध्यम से अब कैसे काम कर रही है, लोगों को हक कैसे दिलवा पाएगी? क्या इतना आसान लगता है जितना हो पाएगा? देखो, बामसेफ पिछले 40-45 साल से काम कर रही है। बामसेफ एक ब्रांड संगठन है, बल्कि भारत में नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। बामसेफ का एक ही माटो है, वो है सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन। और व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगी? व्यवस्था परिवर्तन के लिए यह है कि अन्याय, अत्याचार, असमानता पर जितने भी भारत के अंदर संगठन बने उनको खत्म करके समानता, न्याय आधारित संगठन बनाना है और जातियों को खत्म करके, वर्ण व्यवस्था को खत्म करके सामाजिक न्याय व्यवस्था को स्थापित करना है। और हमारे पैरेलल में एक और संगठन जो 100 साल से काम कर रहा है, जो सांस्कृतिक वर्चस्व की बात करता है, जो सामाजिक समरसता की बात करता है, कभी सनातन की बात करता है, कभी वैदिक पीरियड में वो मतलब मुगलों के टाइम में वो अपने आप को वैदिक धर्म मानता था, तो अंग्रेजों के टाइम में उसने अपने आप को हिंदू कहा, आज वो सनातनी कह रहा है। तो वो लोग ट्रेंड को फ्रेंड बनाते हैं, तो उनका अस्तित्व अब मतलब उनको लग रहा है कि उनकी स्टेबिलिटी कहीं भी नहीं है। उन्होंने जितनी भी चीजें हैं वो चुराई, वो सारी बुद्ध की चीजें हैं। तो उनका पर्दा जो है जल्दी ही मतलब फास होने वाला है और वो दिन दूर नहीं कि जब बामसेफ के माध्यम से पूरे भारत में एक सोशल रेवोल्यूशन आएगा और सोशल रेवोल्यूशन आने के बाद बहुजन समाज को अपना हक अधिकार मिलेगा। ये मेरा दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास भी है जी। और दूसरी बात ये कि जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं वो हमारा जो हम सब लोगों को इकट्ठा करके, सब जातियों को इकट्ठा करके हम जो हैं भारत के जितने भी मूल निवासी लोग हैं, इसलिए बहुजन समाज का नाम इसको दिया गया है। मूल निवासी हम यहीं के लोग हैं, हमको इकट्ठा होकर इस अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार और जो ब्राह्मणवादी मनवादी व्यवस्था उसके खिलाफ लड़ना है और बुद्ध की तरह कठोरता से हमको खड़ा रहना होगा। गुरु नानक की तरह, कबीरदास की तरह उन ग्रंथों को सिर्फ नकारना नहीं है, उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत भी हमको लोगों को जुटानी होगी। और वो समय आ गया है कि अपने हम महापुरुषों को पढ़ेंगे, उनके बनाए हुए रास्ते पर हम चलेंगे
तो वो दिन जरूर आएगा। हमने बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलपमेंट करना है और किसी भी अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार, ऊंच नीच, भेदभाव पर हम यकीन नहीं करेंगे। और वो जो व्यवस्था है, जो जाति आधारित व्यवस्था है, जो ऊंच नीच भेदभाव को बढ़ावा देती है, उसको हमको नहीं मानना है, उससे हमको बाहर निकलना है। बहुत बहुत धन्यवाद जोगिंदर सिंह राय, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। और जोगिंदर सिंह राय बामसेफ के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं। इनके कंधों पर जो जिम्मेदारी है उसे आप समझ सकते हैं। साइंटिफिक सोच को लेकर के और बहुजन समाज के अंदर साइंटिफिक तरीके से लोगों को समझाना, ये एक प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास कब कामयाब होगा, कैसे कामयाब होगा, ये सवाल था और बखूबी इन्होंने इन सवालों का जवाब दिया है। आप इस इंटरव्यू को अगर देख रहे हैं, इसे शेयर करिए, कमेंट करिए और अपनी राय ज़रूर दीजिए कि जो उन्होंने कहा है इससे आप कितना सहमत हैं।